माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं तुम्हें फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। चलो देख लो फिर से। ये क्या पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। फाइनली कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है बच्चा संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। कलर में चेंज करता हूँ बच्चा, ये रेड पेन ले लेता हूँ मैं। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण, इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण अर्थात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, इसको हम एक एक करके यहाँ समझेंगे। समझो, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण। पूरा नाम इसका पड़ेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहता है इसमें खूब ठीक से समझना बच्चा, इसके बाद तुम्हें अलग कुछ ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जिस रासायनिक समीकरण में अर्थात जिस केमिकल इक्वेशन में अभिकारक का मतलब क्या होता है बच्चे? रिएक्टेंट। जहाँ हम कहेंगे अभिकारक, वहाँ तुरंत तुम लोग क्या लिख लोगे? रिएक्टेंट। तथा उत्पादों का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। माने किसी भी इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है और उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ बच्चे कि यदि कोई हम रिएक्शन लिखते हैं और उस रिएक्शन में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं। जैसे यहाँ देखो, हमने लिख दिया यहाँ पर H2+O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। अब हम इसमें देखेंगे H2 में ये बताता है कि हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, यहाँ H2 बताता है कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देख लो बच्चा, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या ये कितनी है? ये वाला तो 1 है। अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, एटम की संख्या सेम नहीं है। इधर हाइड्रोजन तो 2 है, इधर भी 2 है, ये बराबर हो गया, सही है। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। अर्थात यह अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अर्थात यह इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। क्योंकि यह जो तीर का निशान लगा है बच्चे, इसके लेफ्ट साइड को हम इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और दाहिने तरफ जो बनता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जब दोनों तरफ के एटम्स की संख्या, मतलब इधर के हाइड्रोजन की संख्या इधर के हाइड्रोजन की संख्या के बराबर हो, इधर के ऑक्सीजन की संख्या इधर के ऑक्सीजन की संख्या के बराबर हो, तब उसे कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर बराबर नहीं है तो कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अर्थात फिर से समझो बच्चे, अगर हमने क्या किया H2+O2 है और बना दिया H2O, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है तो हम यहाँ, और इधर 2 है तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सामने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, नीचे यहाँ पर नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखना, यहाँ 2 नहीं करेंगे, यह 2 हम यहाँ से हटाकर यहाँ लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2, तो 2 किया तो ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इधर हो गई कितना? 2 दूनी 4। ये देख लिए 2 दूनी 4 हो जा रहा है बच्चे। इसीलिए अब हम फिर से मिलाएंगे और लिखेंगे क्या कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर अब 4 हो गया है, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इसे कहेंगे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। उस
उसी प्रकार मैंने लिखा है बच्चा यहाँ पर, ये देख लो कि जिंक, ये जो बच्चा लिखा है थोड़ा लिखते समय पूरा ठीक नहीं लिख पाया है, नीचे लिखना चाहिए कि जिंक ZnH2SO4 से प्रतिक्रिया करता है तो ZnSO4 और H2 बनाता है। ये देखो मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है बच्चा इस पर तुम्हें पूरा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने का प्रोसेस गलत है, लेकिन मैं इसको साफ साफ यहाँ बड़ा करके लिखता हूँ। देखो क्या लिखा हूँ कि जिंक किससे प्रतिक्रिया किया, यह H2SO4 से प्रतिक्रिया करता है तो ये बनाता क्या है, जिंक और SO4 मिल जाएगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा H2। अब यहाँ देख लो जिंक की संख्या 1 तो इधर भी जिंक की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1 तो सल्फर की संख्या इधर भी 1, ऑक्सीजन की संख्या 4 तो ऑक्सीजन की संख्या इधर भी 4। अर्थात दोनों तरफ अगर एटम्स के किसी मॉलिक्यूल्स के सभी एटम की संख्या समान हो बच्चे तो हम इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसे चुप करा दो। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड पूरा लिख लेना केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझेंगे बच्चे, यहाँ लिखा हुआ हूँ मैं क्या, देखो कहते हैं कि वैसे रासायनिक समीकरण, वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें अभिकारकों का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट्स तथा उत्पादों, उत्पाद माने प्रोडक्ट माने दाहिने तरफ वाला, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है जी, इसे समझते जाओ। इसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब सामान्य नहीं होती, माने सामान्य की जगह लिखेंगे समान, इक्वल, समान नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। मतलब दोज टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस वेयर ऑल द एटम्स of reactants and product are not equal, that is known as unbalanced chemical equation। माने ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स माने रिएक्टेंट्स में जो पार्टिसिपेंट्स इसमें होते हैं इनकी संख्या अगर प्रोडक्ट के एटम्स की संख्या के इक्वल न हो तो उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको आसानी से समझेंगे बच्चे, हमने अभी ऊपर का जो एग्जाम्पल बताया था वही हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया है, H2 + O2 बराबर हमने लिख दिया H2O। हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 1। यह 2 और 2 तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देख लो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, अर्थात यह इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम अलग उपाय करते हैं बच्चे। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हम इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नहीं करते, आगे। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 इधर हो गया तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया बच्चे। इस 2 को 4 करना है तो आगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके तब हम इसको 4 करते हैं, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अगर हम जब भी लिखते हैं बच्चे तो शुरुआती दौर में अनबैलेंस्ड रहता है तो उसको हम बैलेंस्ड कर लेते हैं। अब हम इसी में पढ़ेंगे बच्चे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है। चलो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती है क्यों है, क्यों कोई भी एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से, एक एटम दूसरे एटम से रिएक्शन क्यों करता है, तो इसे समझो, इसी में पढ़ लेते हैं। चलो समझो, कह रहा है देखो कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, यहाँ समझो। कहता है कि केमिकल
रिएक्शन होता ही क्यों है? दिखा रहा है कि परमाणुओं के बीच जो एटम्स होते हैं बच्चे, उनके बीच जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों का अणु हमने ले लिया हैं बच्चे। तो परमाणुओं के बीच बंधन टूटने या कुछ अन्य परमाणुओं के बीच नए बंधन बनने के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया होता है। अर्थात जब दो परमाणु आस पास होता है तो अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए, किस लिए? अस्थाई बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसको खूब बढ़िया समझो बच्चे। जब तक कोई भी परमाणु जो है अस्थाई नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन करते रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो H2O बनाता है। इसको समझो। इसका अगर हम संरचना लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। 1। तो इसमें दो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6। और यहाँ हाइड्रोजन, अब देखो करता क्या है बच्चे, उसको छोड़ दो बच्चा, डिस्टर्ब मत करो। तो यह क्या करता है बच्चे, यह ऑक्सीजन यह रिएक्शन करता है। रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीजन देख लो बच्चे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं ना। तो ये एक हाइड्रोजन इधर रख लेता है, एक हाइड्रोजन उधर, एक हाइड्रोजन इधर आके साथ सट जाता है। अर्थात हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा हो गया और इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो कोई भी एटम जो होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 8 करने के लिए यह रिएक्शन करता है। तो आसपास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं तो ऑक्सीजन अकेले सिर्फ एक से अगर लेने से इसका ये अष्टक यहाँ पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए एक और हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो H2O का एटॉमिक संरचना जो है, स्ट्रक्चर हम लिखेंगे बच्चे, तो लिखेंगे इसके बंधन को इस तरीके से। फिर से समझो, हम कहेंगे कि देखो जल का हम किस तरीके, जल बना है तो जल का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखे तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 2 है ना इसमें, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए अंतिम कक्ष में, हाइड्रोजन के 2 एटम माने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अंतिम कक्ष में, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी अंतिम कक्ष में हो गए, और ऑक्सीजन का अंतिम कक्ष में 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। हो सकता है तुम्हें अभी समझने में दिक्कत हो बच्चे, लेकिन आगे बढ़ोगे तो ये पूरा समझने लगोगे। हम पढ़ेंगे अब सबसे इम्पोर्टेंट अगले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात केमिकल रिएक्शंस जो हम पढ़े हैं बच्चे अभी तक, वह केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के हो रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अभिक्रिया, ये सब अगले वीडियो में पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।